2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको, सबको ज्वाइन होने दो, 2 मिनट रुको, सबको ज्वाइन होने दो। अरमान सर बुला लिया? हाँ आ गया, जीत भी आ गया। सर हाँ सर जो हमारी वॉल्यूम सेकंड है शेयर कैपिटल और डेबिट चैप्टर में, उसमें क्वेश्चंस में वर्किंग नोट कब बनेगा कब नहीं बनेगा उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये भी अरमान ही बताएगा। अरमान का सवाल है कि समझ लिया? सर काफी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस कर लेना। थोड़ा सा अभी अ, एक अभी और कोई मतलब वो तो सर से पूछ लोगे। डाल दे मेरे पे, डाल दे। डाल दे रहा हूँ मैं। हाँ कुछ नहीं, मुझे मीटिंग में जाना, 11 बजे फिर मीटिंग है इनैक्टस की। अच्छा अच्छा, भाई कितना काम हाँ है? सर। तो 10th कह सकते हैं यार। कृषि अग्रवाल, बाय एनी चांस आर यू फ्रॉम छत्तीसगढ़? सर उत्तराखंड। नेड़ अच्छा, है। उत्तराखंड। अरे यार, हमारा दोस्त है वो, झारखंड का टॉपर है वो, सॉरी छत्तीसगढ़ का टॉपर है वो। यार छत्तीसगढ़ में थे उसकी। मतलब आप लोग भैया टोटल डे में 24 आवर्स में से कितना टाइम स्पेंड करते थे स्टडीज पे? 26। रूटीन क्या रहता था एक बेसिकली? 26 तो ज्यादा हो, कम बता रहे हो ये तो। आप यार टारगेट के हिसाब से चलो, अगर आप ये सोचोगे ना टाइम देख के कर रहे हैं यार, तो मतलब टाइम बस उसी में देखो जिसमें पेपर में 3 घंटे बाद तुमसे छिन जाएगा। किताब तुम्हारे पास है, टाइम दे के पढ़ेगी लड़की, मरेगी। इनको ऐसा लगता है 4 घंटे पढ़ लिया, आज के लिए बहुत हो गया। अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, आधा घंटा लगता है, ठीक, आधा घंटा, 15-15 मिनट से आधा घंटा लगता है। ओके, एक गलती तुमने कर दी, 5-10 मिनट तो उसको ढूंढने में लगते हैं। 1 घंटा लग जाता है, 5-10 मिनट कम। टाइम दे के मत करो, पढ़ो, वो गलत कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या आती है, इनको पूरे साल घर पे बैठना था। ठीक है ना, इसके सही बात है। बावजूद इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। इनसे पूछो लास्ट ये चलो सर, गलत वो बात उसको है। दोष नहीं दे सकते, ईयर स्कूल वो कुछ गए। हालात का भी सो दोष मच है। पुअर थिंग। वो हालात का भी दोष है, सब इनका कुछ नहीं है उसमें। क्या ही बोल सकते हैं उस पे। हाँ जितना टाइम उतना। बाकी एक बात है, एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है, कि तुम जैसे भी यार बोर्ड ले रहे हो, ठीक है, सीरियसली ले रहे हो, बात वही है कि यार मेहनत जो है वो करते रहो, ठीक है। मेरा अभी एक सीनियर है, स्पर्श सहगल, ठीक है, सीबीएस में वो, मतलब मेरे कॉलेज में नहीं है, एसआरसीसी में नहीं, वो शहीद सुखदेव है। अगर तुम में से कोई जाट दे रहा है तो तुम्हें पता, वो भी टॉप कॉलेज है डीयू का, ठीक है। उस बंदे के 85% के 80% है, ठीक। एंड वो बंदा मतलब इतना इंटेलिजेंट है यार, उसने बाद में मेहनत की, ठीक है, शुरू से उसने 12th में नहीं की, बाद में मेहनत की, बाद में भाई सफल मिल गया। वही होता है यार, जब तुम मेहनत करोगे ना तब तुम्हें मिल जाएगा अपनी करतूतें मतलब जो भी तुम करोगे उसका फल मिल जाता है एंड में, ठीक। अभी नहीं करोगे भाई साहब, बाद में मिलेगा, अभी करोगे अभी भी मिलेगा, ठीक है। कर्म किया तो एंड फल मिलेगा, कांड तुम्हारा किया वो तो फल परमानेंट है। मिलेगा। हाँ, कर्म किया तो फल मिल जाएगा, कांड कर कर आया तो फिर कुछ और ही मिलेगा फिर तुमको। तो भी मिलेगा फल, उसका भी बराबर मिलेगा। उसके 85 थे, जाट में उसकी AIR 42 थी, उसमें जाट में मेहनत की है भाई साहब, उसमें शहीद सुखदेव में मिल गया एडमिशन। अरे नाम तो लिखा हुआ है सबका। नाम लिखा हुआ है। अनन्या। हम्म। जो मार्किंग स्कीम हमें मैं तो कॉलेज की मिलती आईडी है से हूँ ऊपर से। सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ, वही वाली टीचर को मिलती है चेकिंग के टाइम पे, कि अलग होती है उनकी? देखो उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई की अवेलेबल होती है वैसे ऑनलाइन, अगर
सीबीएसई की साइट पे जाओ, अवेलेबल होगी। ये सब रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट खोलते हैं, एक बार 10वीं में खोली थी, एक बार 12वीं में खोलेंगे। इसके अलावा ये वेबसाइट नहीं खोले। एप्स आते हैं यार, मतलब एप्स के लिंक अगर मैं सर को पता नहीं, मेरे पास होंगे अभी नहीं फोन में, नहीं मेरा फोन भी आएगा चेंज हो, बट देखते हो यार, मैं मतलब एप्स के लिंक सेंड कर दूंगा। प्ले स्टोर पे जाओ, क्लास 12th ओल्ड पेपर सर्च करो, सारा कुछ आएगा। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मार्किंग स्कीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो आपका मेन टास्क होना चाहिए ये चेक करना कि टीचर को क्या बोला जाता है मार्क्स देने के लिए, और टीचर को क्या बोला जाता है मार्क्स काटने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता लग जाती है ना कि टीचर कैसे मार्क्स काटने वाला है, मार्क्स कैसे देने वाला है, तो आपकी थिंकिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग और आपके लिखने का तरीका भी उसी तरीके से बदल जाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, अकाउंट्स का एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप बैलेंस शीट आपने मान के चलो, आपको तो खैर एडमिशन से बैलेंस शीट ही हटा दी इन्होंने, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट है, आप एक पूरा क्वेश्चन करके जा रहे हो। ठीक है ना, अरे कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दिए भाई रिटायरमेंट के और एडमिशन के, और क्या लोगे चैप्टर में, मजाक कर दिया चैप्टर को इनका। ठीक है, इनके चेहरे पे रिएक्शन देखो, कैसे कैसे आस भरी नजरों से देख रहे हो भैया। एडजस्टमेंट हटा दी, एडमिशन से एडजस्टमेंट हटा दिया, कैपिटल वो रिटायरमेंट से एडजस्टमेंट हटा दिया, एडमिशन से बैलेंस शीट तक हटा दी। अब कहां भैया वो रह के गया। ही तो कह रहा हूं, रह क्या गया। ठीक है, अच्छा इनको मैं एक बात समझा रहा हूं, जैसे मान के चलो आपने क्वेश्चन, खत्म करो, इनको क्या चाहिए और गाइडेंस। अकाउंट्स में और क्या चाहिए। ठीक है, जो करने वाली कौन चीज था वो थी वो क्वेश्चन तो पूछ हट रहा गई। था अभी अकाउंट्स में? अब देखो जैसे ऑरेंज बताऊं, अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप अकाउंट्स क्या में, आपने सिलेबस ये बता। अरे मेरी बात कंप्लीट होने दे भाई, एक मिनट ठंड रख, एक मिनट ठंड रख। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जब मार्किंग स्कीम देखो, मैं जैसे मान के चलो आपने एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट भी बनाई, या रिटायरमेंट का ले लो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बना डाली। ठीक है, आपका लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हुआ, भैया तुम्हारे दिमाग में बैठ गया मेरा क्वेश्चन गलत, मेरे गए 8 नंबर। दिमाग में ये चीज बैठ जाती है तुम्हारे, और तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस बिगड़ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हुआ, इस वजह से तुमको लगता है तुम्हारे 8 नंबर पूरे गए। पता हूं टेक्निकली तुम्हारे मार्क्स जाते कितने हैं, सिर्फ आधा नंबर। बैलेंस शीट के टोटल मैच होने के सिर्फ आधा नंबर होता है, सिर्फ आधा नंबर, समझो इस बात को। ठीक है, तो कभी बैलेंस शीट का टोटल अगर मैच ना होना तो इसको दिल पे मत लेना भाई, एग्जाम में कभी मत लेना, सिर्फ आधा नंबर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सबको पता है रिवैल्यूएशन कितना इजी है, सबको पता है पार्टनर्स कैपिटल कितना इजी है। हमारी बस कभी कभार क्या होता है, 10,000 लिखना है तो 1,000 लिख दिया, 1,00,000 लिख दिया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, हर एक से होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स पूरे ही कट हो जाएंगे, 8 में से 8 कट हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक रेशियो का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो रेशियो में ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है भी वो एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप 12th के लेवल पर देखो तो होता क्या, बच्चे कहते हैं सर हमारा रेशियो क्वेश्चन, हमको रेशियो आता ही नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं भाई बस फॉर्मूला लिखाना, भाई तुम फॉर्मूला लिख कर आओगे, 2-4 अमाउंट लिख कर आओगे, 4 में से 3 तो वैसे ही मिल जाते हैं। सिर्फ आधा नंबर होता है कैलकुलेशन करने का, तुमने प्लस माइनस करके 1:1 लिखने के, बस 1 नंबर होता है। बाकी 4 में से 3 नंबर किसके होते हैं, फॉर्मूले लिखने के और फॉर्मूले के डिजिट पुट करने के। तुम्हारी मैथ्स बुरी से बुरी हो, 4 में से 3, 3.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, समझो इस बात को। मार्क्स बंटते हैं, जैसे भंडारा बंटता है ना, वैसे मार्क्स बंटते हैं सीबीएसई के अंदर, वो तुम्हारे ऊपर है तुम कितना लपेट सको। ठीक है, जैसे शादी में जाते हो ना, आइसक्रीम बार बार खाते हो, तो वैसे खाना है, वैसे नंबर बंटते हैं, समझो इस बात को कि भैया वो आइसक्रीम देने वाला भी तुम्हारे तुमको पहचान जाएगा, ये 5वीं बार आया है, समझ रहे हो इस बात को। तो इस तरीके से मार्क्स बंटते हैं भैया, जितना लपेट सको लपेट लो, चाहे आप अकाउंट्स की बात करो, चाहे बिजनेस की बात करो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो। रही बात फिजिकल की, देखो मैं बताऊं, मेरे पास भी फिजिकल थी, मेरे पास भी 12th में मैथ्स भी थी, फिजिकल भी थी। मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो मैथ्स के लिए मेरा तो ये था, रात के 2 घंटे मेरे मैथ्स को बुक थे। ठीक है, और मैथ्स को मैंने कैसे किया था, मार्क्स वाइज देखे गया था। ठीक है, मैथ्स में सबसे मैथ्स वाले जिनका नहीं है वो कान बंद कर सकते हैं, जिनके पास मैथ्स है वो ध्यान से बात करें। देखो जैसे कुछ चैप्टर्स हैं मैथ्स के जो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका हो गया आपका
मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, मैक्सिमम मिनिमा वाला टॉपिक हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक दिन के अंदर सारे रिवाइज कर सकते हो और इसी टॉपिक्स में से आपका 20 से 25 मार्क्स का सिलेबस बनता है। मैक्सिमम मैंने कहा 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले सुन रहे होंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, किस टॉपिक में से कितना पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मुझमें इतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पता चला आज 4 नंबर का रहा है, दिन तुम 5 दे दिए तुमने, कोई बात इफेक्टिव है नहीं इसमें। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कैलकुलस है, 44 नंबर की कैलकुलस आती है भाई तुम्हारी, उसमें जाना चाहिए तुम्हारा 1 महीना 1.5 महीना इन्वेस्ट करो उसमें कि भैया उसमें से मार्क्स मुझको ज्यादा निकालने हैं। समझो इस बात को, मार्क्स के हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करो, ना कि उसके हिसाब से इसके क्वेश्चंस अच्छे से निकल रहे हैं तो भैया लगे रहे भैया सजा सजा के वो इनके रो कॉलम बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपको, समझो इस बात को। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से जाओ, उसी के हिसाब से टाइम डिवोट करो। ठीक है, अब रही बात फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन का एक सिंपल सा फंडा है भाई, चैप्टर सिलेबस तुम्हारा वैसे ही बहुत हल्का हो चुका है इसका फिजिकल एजुकेशन का। डेली 1 पेज पढ़ना है, 2 मिनट पढ़ो और छोड़ दो उसको। फिजिकल आधा 15 मिनट से ज्यादा फिजिकल को दो मत भाई अभी इस समय। तो अगर तुम्हें ज्यादा ही हुड़क मच रही है कि फिजिकल एजुकेशन भी अभी से प्रिपेयर करनी है ना, तो 15 मिनट देना दिन के डेली, बस। वो भी कौन से, जब पढ़ने का मन ना हो। ठीक है, जैसे खाना खाते समय बस खाना खा रहे हो तो किताब सामने रख ली बस, कि बस है ना कि नजरें दौड़ानी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया तुमको एक ही लाइन बाय लाइन रीड करो, उतना करो बहुत है फिजिकल एजुकेशन के लिए। लेकिन जब डेट शीट आती है ना, तो डेट शीट के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन की तैयारी डिसाइड करी जाती है दिमाग में। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं होता क्या है, हमेशा अभी तक नोटिस किया गया फिजिकल एजुकेशन में 5 से 6 दिन की छुट्टी मिलती है। तो जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता ना, वो 6 दिन में पढ़ता है। उस दिन 6 दिन में ऐसा फिजिकल पढ़ता है कि भाई 3 दिन वो दिखा रहा है, देखो उसको 3 दिन की छुट्टी मिली थी, शायद मैथ्स की वजह से मिली थी तेरे को। 3 दिन पढ़ी थी, उससे पहले मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। हाँ अरे हाँ, तेरा 24 को क्या कहते हैं फिजिकल का था, 27 को तेरा इंग्लिश का, कुछ ऐसी था ना 24 से 27 का। हाँ, इनके फरवरी में पेपर चालू हो गए थे, समझो तुम्हारे मई में पेपर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। हाँ, 24 को तेरा इंग्लिश का था, 27 को तेरा फिजिकल का था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कुछ ऐसा ही कुछ था, बट मैंने पढ़े 3 दिन थे हाँ, इंग्लिश का, तो फिजिकल। 27 को इंग्लिश, 27 इंग्लिश था, 27 इंग्लिश था एंड 15 को फिजिकल का था। इतना डिफरेंस था इसमें। हाँ कुछ था, मतलब उतना मैं याद है कि हाँ डिफरेंस था, फिजिकल और इंग्लिश का पहले ही था, फरवरी में पेपर था। तो बात ये है, फिजिकल एजुकेशन टाइम नहीं मांगता। फिजिकल एजुकेशन कहता है भाई एग्जाम से अगर तुमने 3 दिन पहले किताब उठा ली और 3 दिन में तुमने फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर डाली, तब तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहा मेरे को, तो बस एक काम करो, डेली बेसिस पे 2 पेज या 3 पेज मन करे बस 15 मिनट एक रीडिंग लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि घुस जाओ फिजिकल एजुकेशन में, बस उतना करो और काम आगे बढ़ो। इतना कर लोगे बस बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है फिजिकल एजुकेशन में। सिर्फ लास्ट में जब डेट शीट आ जाएगी ना आपकी, मान के चलो आने वाले 1 महीने में डेट शीट आ जाती है, तो डेट शीट के हिसाब से आप अपना फिजिकल एजुकेशन प्लान कर सकते हो कि हाँ मैं इस दिन ये करूंगा, इस दिन से वो करूंगा, तो आपकी फिजिकल एजुकेशन बहुत आराम से निकल जाएगी। ये चीज समझ में आई? सर हाँ सर, जो हमारे एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यूज जो आई अब की बार, हाँ, उनकी तैयारी मतलब कैसे करें? एमसीक्यूज ज्यादा करें कैसे? क्योंकि उसमें एक भी गलत चला गया तो या तो 0 मिलेगा, सही है तो एक मार्क्स मिलेगा, उसमें तो ऐसा होगा ना। एक सिंपल फंडा उसको करने के लिए, जब तू पढ़ाई करे ना, तो जो टीचर ढंग से समझा रहा हो ना, काल खून के समझ ले, एकदम कान में से मैल निकाल के समझना है तेरे को उस टॉपिक को, जब टीचर समझा रहा हो। क्योंकि वो है ना, किसी भी 20 से एक पॉइंट उठा लेंगे और तेरे से पूछेंगे ये क्या था बता, तो वो कंफ्यूजन कर देता है। क्यों कंफ्यूजन कर देता है? जब से 1 मार्क से क्वेश्चन आया है तो रटना बंद हो चुका है, समझना चालू हो चुका है। वो ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछेंगे जो सामने दिख रही होंगी बिल्कुल, लेकिन आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप तो हेडिंग्स रट रहे थे। समझ रहे हो इस बात को? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। पहला ही चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का, उसमें से एक लाइन है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सिर्फ एक लाइन है, मैनेजमेंट इज अ
कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, बताओ ये कौन सा फीचर है? अब बच्चा घबरा गया भाई फीचर तो ये थे, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब बच्चा कह रहा भाई ये कहां से पूछ लिया मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कौन से चैप्टर में था, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। ये बोलता है बच्चा, पर ये नहीं देखता कि उसने एक लाइन रीड नहीं करी। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी की पहली लाइन है मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि इसके 3 डायमेंशंस हैं। तो होता क्या, चीज हमारे सामने होती है बट हम इग्नोर कर देते जस्ट बिकॉज हमारा फोकस होता है सिर्फ हेडिंग्स पर। भैया हेडिंग्स वाले जमाने गए, 20 नंबर आपके इस पे डिवोट करते हैं कि आपने सुना कितने अच्छे से, आपने समझा कितने अच्छे से। क्लियर हो रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? सीनियर्स में से इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ भाई रटना बंद हो चुका है, समझना चालू हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि आप इग्नोर। एमसीक्यू का कंसेप्ट ही ये है कि यहाँ सारा ठीक या जीरो या हीरो। सो वो यही है सब कुछ। वो कुछ स्ट्रैटेजी उसका ऐसा है नहीं, पढ़ना उसके लिए भी उतना ही पड़ेगा जितना तुम 6 मार्कर के लिए पढ़ते थे। बात ये 6 मार्कर में तुम्हें सब्जेक्टिविटी थी, ठीक है, कि घसीट लेंगे किसी ना किसी तरीके से, कंटेंट कवर कर लेंगे। एमसीक्यू में गुंजाइश नहीं है। तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो तुक्का तो भाई साहब बहुत कम लगता है। बस ये देख लेना बगल वाले को आता हो। सर और बगल वाला भी गलत करा देता है। सर गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। और कोई डाउट्स हो तो बताओ। क्वेश्चंस तो भैया आप लोग मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले एक बार सब्जेक्ट की रिवीजन मारते थे या फिर डायरेक्ट सैंपल पेपर जिनका सिलेबस हो गया है, जिस सब्जेक्ट का हो गया सिलेबस? अर्जित इफ यू वांट टू। मैं तूने तो 40-50 पेपर सॉल्व करे, तू बता अरिजीत। तो मतलब बेसिकली मैथ्स और अकाउंट्स में तो ऐसे था कि कॉन्सेप्चुअल थे, तो एक बार मतलब कंप्लीटेड था तो उसके बाद ही स्टार्ट किया। तो मतलब अब तक पर मैंने ऐसे अकाउंट्स को कभी भी रिवाइज वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि एक बार अगर मैं समझ लेता था तो आ जाता था। तो पर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो रिवाइज, क्योंकि उससे फिर आपकी आउटपुट अच्छी होएगी, तो कोई हार्म नहीं है उससे। पर अगर अवॉइड हो सकता है, और अगर आपको है कॉन्फिडेंस कि आप कर लोगे, तो बिना रिवीजन के कर लो। उससे आपका फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं कर पा रही हूँ खुद। द बेस्ट थिंग अबाउट विदाउट रिवाइजिंग, अगर आप अपना सैंपल पेपर उठाते हो ना, द बेस्ट थिंग क्या है, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपको कितने हद तक वो टॉपिक आता है। उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना दूसरा वाला, आपका ड्रामेटिक चेंज होगा उस पेपर को सॉल्व करते समय। जैसे मान के चल तूने कल अकाउंट्स का पेपर उठा लिया, यू विल लाइक भैया एनपीओ में कौन सी चीज कहाँ लिखनी थी, लीगेसी का ट्रीटमेंट क्या था, अरे वो रेशियो में किसको कब प्लस करना है कब माइनस करना है, जर्नल एंट्री में कब क्या करना है। तो पहला जब पेपर सॉल्व होगा ना उसमें आपकी 50 मिस्टेक्स निकलेंगी। जब दूसरा पेपर आप सॉल्व करोगे उसमें आपकी 30 मिस्टेक्स निकलेंगी। जब तीसरा पेपर सॉल्व करोगे सिर्फ आपकी 10 मिस्टेक्स निकलेंगी। ये चीज समझो, आपका मिस्टेक का ग्राफ ग्रेजुअली लो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिन बिना रिवीजन करे जब पेपर दिया तो आपको पता लग गया था कि हाँ भाई यहां मुझे दिक्कत आई, ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, अरे ये तो मैं सोचती थी वो बहुत अच्छे से आता था, अरे ये तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। तो ये चीज आपको उस पेपर को करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, और पेपर जब तक करोगे नहीं तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप कितने पानी में चल रहे हो। इफ यू आर एमिंग फॉर हायर मार्क्स दैट यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, जितना हो सके लिखो, जितना हो सके पेपर सॉल्व करो। मैं तो बोलूंगा कि भैया कल ही श्री गणेश कर दो। अगर आप नाइट आउल हो तो भैया 12 बजते ही चालू कर दो एक पेपर सॉल्व करना, देखेंगे भैया सुबह होगी जो देखी जाएगी। चालू कर दो एक पेपर सॉल्व करके देखो भैया कितना पानी में हो, पता लग जाएगा। ठीक है, और कोशिश करो 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो, चाहे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो, चाहे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो, चाहे एक पेपर पूरा सॉल्व हो जाए, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मत देना। तुमको पता लग जाएगा कि भैया स्टार्टिंग में जब हाथ ठंडा होता है तब मुझे कैसे मैनेज करना है, जब लास्ट के आधे घंटे में जब मैं रगड़ पेल रहा हूँ तब मुझे कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें है ना, जो आपको एज पे लेके जाती है। क्योंकि ये पेपर छूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, हम सजा कर लिखने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, स्केल से पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आराम से लाइनें खींच रही हैं,
इनको ये नहीं पता ब्लाइंड होके मार्क्स नहीं है भाई मेरे। लाइन तुम अगर यूं हाथ से भी खींच दोगे ना तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले। अरमान की राइटिंग डॉक्टरों वाली है, उसके पूरे नंबर मिले हैं। एंड तो हाथ से ही खींचते थे यार, मतलब लेजर बनाते थे जब तो सीधा हाथ से ही लाइन। भाई मैंने स्केल ही नहीं मैं उसकी भी नहीं मैं भी भाई, ऐसे ही करता सजाने की जरूरत नहीं है, समझो इस बात को। और मैं एक बात बताऊं, अकाउंट्स के अगर आपने 3 पेपर सॉल्व कर लिए ना, चौथा पेपर आपका 2.5 घंटे में ना सॉल्व हो तो मेरा नाम बदल देना। मैं शर्ट लगा के कह सकता हूं इनका पेपर 2.5 घंटे से ज्यादा में सॉल्व नहीं हुआ होगा बोर्ड्स का। 2.5 घंटा मैक्स में इनका पेपर सॉल्व हो गया होगा एट मैक्स, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं अरिजीत, अरमान, शाइना सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि अकाउंट्स का पेपर अगर आपका प्रैक्टिस सही हो तो 2.5 घंटे लगते हैं। 2 घंटा 32 मेरे मिनट। को अराउंड मेरा 2 hour 15 minutes। लो भैया, ये 2 घंटे 15 मिनट 2 hour 40 minutes। मैं अपना बता रहा 2 हूँ। hours 40 2 minutes। घंटे 25 मिनट में मेरा बोर्ड का पेपर क्या कहते हैं 10:30 चालू हुआ था, 1:05 पे मैंने 12:55 में मैंने पेपर छोड़ दिया था कि हाँ भाई मेरा पेपर हो गया। 2 घंटे 25 मिनट में मेरा पेपर हो गया था और मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा पेपर सॉल्व हुआ, तो मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया, भैया कुछ छूट तो नहीं गया मेरा पेपर। हाँ भैया मैं लगता भी। है लगता है कि भैया आपका इतना जल्दी पेपर होगा, आपका पेपर Same। तो नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी हो सके राइटिंग प्रैक्टिस हो उतनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, आपको बहुत मजा एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट था, सर तब कवर कर रहे थे, मैं भूल गया, तब ऐड करना चाहिए था। बैलेंस शीट का क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऐड नहीं होती। तो हमारे सीनियर्स का ये हुआ था एनपीयू में, एनपीयू का क्वेश्चन गलत आ गया था 2019 बैच का, सर अगर आपको याद हो। रिवैल्यूएशन 18-19 का, 18-19 का आ गया था। एनपीयू का क्वेश्चन गलत था। एंड मेरी सीनियर का क्या सीन हुआ कि उसके पिछला छूट गया, वो एनपीओ करती रह गई, ठीक है, एंड पिछला छूट गया पेपर सारा। सो ये गलती नहीं करनी कभी, क्वेश्चन से प्यार नहीं करना आपको, नहीं हो रहा छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। लास्ट के 15 मिनट देखेंगे भाई आराम से। हाँ 15 मिनट देख लो, जो देख करना करो, पेपर एक बार कंप्लीट करो, फिर चाहे क्वेश्चन को जितना मर्जी टाइम दो। मैंने मैथ्स में भी यही किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा प्लेन वाला था, अगर किसी को वो वाला सेट मिल जाए, ठीक है, वो मुझसे नहीं हो रहा था, देख लेना, चेक कर लेना, थ्योरेटिकल था, वो प्रूव करना था कुछ, मुझसे नहीं हो रहा था, वो एंड में मैंने किया था एक्स्ट्रा शीट लेके। सो मतलब ऐसे नहीं करना कि एक क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, ठीक है। लास्ट 45 डेज में, फिर मैं सम अप कर रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है उसमें जाना, सॉरी, बट यही है, पेपर्स करो, रिवीजन करो, नई किताब नहीं उठानी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आओ, अकाउंट्स का क्वेश्चंस करो, बीएसटी की थ्योरी पकड़ लो, आईडी के पेपर्स पकड़ लो, अब बस रिवीजन करो, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होते ही अपनी रिवीजन करनी है तुम्हें। और जितना हो वापस किताब पे जाओगे तो तुम पूरे चैप्टर किताबें पढ़ रहे हो दोबारा दोबारा, तो वो नहीं होगा अब। थैंक यू अरमान, देखो जाना तो तू जा सकता है, तू लेट भी हो रहा है। कोई ना, वो 5 मिनट वो शुरू कर ही देते हैं, उनका एक्चुअली कॉल आ रहा था। मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैथ्स के संग मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मैंने हमारे टाइम के पेपर होता था, 1-1 मार्क के 10 आते थे, 4-4 मार्क के 10 आते थे, बाकी रिमेनिंग 6 मार्क्स के आते थे, ठीक है। मैं 2011 की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने पहला मेरा क्वेश्चन था एक नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। मैं बड़ा खुश था कि अरे इसे तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन मेरे हाथ में पड़ गया, और पहला ही क्वेश्चन मेरा नहीं बना। कम से कम मैंने 2 पेज लिखे, जो चीज मेरे को सबसे इजी लगती थी उस चीज का मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया भैया, मैं तो 100 के सपने लेके बैठा था मेरे भाई से पहला ही क्वेश्चन नहीं निकल रहा, मैं तो होपलेस हो गया उस समय। मैंने क्या किया, 2 पेज पे क्रॉस मारा पूरा, मेरा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बाहर गया, पानी पिया, एक स्कूल का चक्कर लगाया, दूसरा स्कूल का सेंटर था, वापस आया, मैंने कहा भैया अब चालू करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन का रिवर्स ऑर्डर चालू कर दिया। कहा मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से चालू किया था, मैं एकदम पहुंच गया 30 नंबर पर। वहां से मैंने चालू किया कि मैंने कहा भैया ऐसा है, पास तो होना है ना, 33 नंबर तो लेकर आने, भले 33 नंबर लेकर आते हैं। मैंने वहां से चालू किया ठंडे दिमाग से, भैया पहले इस क्वेश्चन को करेंगे 7 मिनट में, इस क्वेश्चन को करेंगे 7 मिनट में, इस क्वेश्चन को करेंगे 7 मिनट में, ऐसे ऐसे करता चला गया, धीरे धीरे करता चला गया।
एंड में पूरा पेपर कंप्लीट कर गया था। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बट एट द एंड हाँ मेरे भी 90s में मार्क्स आ गए थे। इसमें से मुझे एक सीख ये मिली थी, तो आप एक क्वेश्चन के पीछे लग जाते हो ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो एक 4 नंबर के क्वेश्चन है, मेरा आधा घंटा खा गया था, जस्ट बिकॉज मैं उसी में लगा रहा था कि भाई मुझे इसमें से 4 में से 4 नंबर चाहिए। क्यों? मैं तो भैया इतना बड़ा सपना लेके बैठा हूं, मुझे तो 100 में से 100 लाने हैं। तो इस चक्कर की वजह से मेरा आधा घंटा बर्बाद हुआ था। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस जैसे मैं आपको बताता रहता हूं कि भैया अगर 80 नंबर का पेपर है तो 80 इंटू 2 160 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 मिनट से ज्यादा नहीं देना, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने। इससे अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो ये समझ लो बाकी क्वेश्चंस को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इस बात का ध्यान देना। मैं बाकी बहुत बार ये बात रिपीट भी कर चुका हूं। मैक्रो के लिए मैंने आपको उस दिन संडे कल ही था ना, हाँ, तो कल भी मैं आपको यही बता रहा था कि मैक्रो 1 घंटे में, इंडियन इकोनॉमी में 2 घंटे मिलेंगे मस्त लिखने। कोशिश करो करने की, हो जाएगा आराम से सॉल्व। और कोई डाउट्स हो, कोई भी बात हो जो आपको पूछनी हो पूछ लो, हमारे पास बैठे हुए सीनियर्स, उनकी मैंने नींद हराम कर दी। सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हो जाते हैं, पूरे सही जाते हैं सारे के सारे, लेकिन सब्जेक्टिव मेरा बहुत गलत हो जाता है। सब्जेक्टिव में बहुत मार्क्स कट रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा सही जा रहा है। अजीत बताओ जरा, इनके ऑब्जेक्टिव ठीक जा रहे हैं, सब्जेक्टिव टेढ़ा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए इनको? सब सब्जेक्ट्स का यही है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट? सभी प्रैक्टिस का। विशाल, एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट? सर सभी सब्जेक्ट में यही है। इन जनरल, इन जनरल अजीत। तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज है या लिख नहीं पा रहे उतना, मतलब एग्जैक्ट? लिख नहीं पा रहा। कंटेंट नहीं हो। तो इसमें यही है कि चलो ऑब्जेक्टिव ठीक हो रहे हैं तो एक इसमें आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअली अच्छा जा रहे हो, और सब्जेक्टिव के लिए फिर यही है कि प्रैक्टिस करो और लर्निंग पे फोकस कर लो, हेडिंग्स पे फोकस करो, और कंटेंट वाइज थोड़ा लर्निंग स्टार्ट कर लो कि आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा मतलब क्रैमिंग करना पड़ेगा आपको जो थ्योरेटिकल है, पर आपको थोड़ा मतलब कर लो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप ओके, एक थैंक बात यू। ऐड करता हूँ विशाल के लिए। देखो विशाल, आप एक साथ पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट को लेके मत चलना। अगर आप एक सोचोगे ना कि मेरे को पूरा सब्जेक्ट एक साथ कवर करके मेरे को 80 में से 80, 80 में से 70 लेकर आने हैं, तो ये आप गलत रास्ते पे चलते हो। एक चैप्टर को फोकस करो। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टडीज उठाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपने उसको थॉरोली एक बार रीड किया। ठीक है, थॉरोली एक बार रीड किया, आपको हेडिंग्स भी याद हो रही है, प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, आपको उस चैप्टर को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में सारा बैठ जाएगा, उस टाइम पर बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स कर पा रहे हो ना एकदम करेक्टली, तो इसका मतलब है आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लिख कर देखना है। ठीक है, जैसे मान के चलो रैंडमली आपने कहा कि रात को सोने से पहले आपने कहा कि चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम लिखते हैं। लिख कर देखो भाई, लिख कर देखो कि हाँ आप उस पॉइंट को लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, मान के चलो आपके दिमाग में आया चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिख रहे हैं, वो लिख कर दे रहे हो, आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। इस चीज को समझो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग इनफ। आपको लिखने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं लिख लूंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लिख नहीं रहे हो। इस बात को आप जरा गौर से ध्यान दीजिए। ठीक है। हाँ जी सर। हम्म। हाँ भाई, और कुछ हो बताओ जरा, इन जनरल आपको कुछ पूछना हो, कुछ दिमाग में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, सिली से सिली आ रहा हो तो भी आप पूछ सकते हो। ये तूने मुझसे पूछा है क्रिश, मैं डाइट प्लान कौन सा फॉलो करता हूँ? भाई देख, ऐसा मैं पंजाबी आदमी हूँ, मेरे यहाँ चलते हैं आलू के पराठे, वो भी घी के।
देसी घी, ठीक है। मैं रोज 7 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, उसके बाद रोप जंप करता हूँ, बस बाकी मैं घर का खाना खाता हूँ, ठीक है। मिल गई डाइट प्लान मेरा। ठीक है। और बता सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है इंग्लिश में भाई। इंग्लिश के लोग, शायना, अरिजीत, बताइए इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व किया जाए इनको। शायना प्लीज इनको बताइए। मेन तो उसमें हम्म उसमें मेन तो आपका टेंसेस के कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, और जिस उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दो। लाइक अगर आपसे पास्ट में पूछा तो यू कैन गिव आंसर इन द पास्ट। अच्छा शायना और अरिजीत, मेरे को ये बात बताओ, देखो ऐसा है, देखो मैं भी गवार आदमी हूँ। ठीक है। टेंसेस की नॉलेज अगर आप 12वीं में बोलो तो किसी को नहीं होती, ठीक है। आप अगर इंग्लिश के आप कोर, आपका इंग्लिश बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो आप करो, ठीक है। जब भी हम 7th 8th में एक बार टेंसेस पता नहीं कैसे पास कर कर आते हैं, वो हमको खुद को नहीं पता होता। 12th में आके बस हमको इतना पता ऑब्वियसली होता है कि हमको एक लेटर लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक नोटिस बनाना है, अब इसी में नंबर मिलने हैं। तो आप इस तरीके से बताओ, और किसी बच्चे को ये ना पता हो कि टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपके जो भी होते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी होते हैं, आप उनको ये मत इस तरीके से बता कि बच्चे को बस इंग्लिश टूटी फूटी बोलनी आती है, टूटी फूटी लिखनी आती है, उस हिसाब से वो क्या करे कि इंग्लिश में उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो जाएं। लाइक मेन चीज जो आप पढ़ रहे हो उसको, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, राइट। उसका अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑब्वियसली उस चीज को एक्सप्लेन इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे शायना ये कहना चाह रही है, जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी टॉपिक आता है, तो टॉपिक को जब जैसे आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हिंदी में बोल रहे हो ना, कोशिश करो उसी को, उसी वर्ड्स को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो उसी समय, ठीक है। आपको ग्रामर नहीं आ रही आपकी समझ में, मत करो। लेकिन आप ऐसे मत करना कि एक अंग्रेज हिंदी बोल रहा है, ऐसी इंग्लिश को ट्रांसलेट मत करना कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा है, ऐसा मत लिख देना गलती से, ठीक है ना। उसकी कूल लगती है, बट हमारी इंग्लिश, हमारी हिंदी से इंग्लिश कूल नहीं लगेगी, वो मार्क्स कटवा देगी। समझ रहे हो इस बात को। बहुत भारी स्ट्रेस होता है पढ़ते टाइम, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको उसको कैसे कोप करे। एंड भारी डे ड्रीमिंग से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, उसे कैसे स्कोप करे बताओ। हाउ टू अवॉइड डे ड्रीमिंग। वो तो आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो डे ड्रीमिंग, सबसे बड़ा डे ड्रीमिंग का जो प्रॉब्लम है बताऊं कहां से आता है, वो आता है मोबाइल से। क्यों आता है मोबाइल से? जस्ट बिकॉज जब आप ऑफ किसी की कोर्स। सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हो ना कि हाँ भाई ये वो ना घूम रहा है, इसके पास ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है, उसके ये मार्क्स आ गए, वो उस कॉलेज में बैठा हुआ है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, यहाँ से डे ड्रीमिंग स्टार्ट होती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे को भी होती है, आपको भी होती है, हर एक को होती है कि वो वी वांट टू लिव दैट लाइफ, ठीक है। और पढ़ते समय डे ड्रीमिंग होना सबसे ज्यादा लाजमी, क्योंकि हमारा पढ़ाई में मन नहीं है। पहली बात तो ये, we are studying just because we want to score marks, not just because we have to study, we want to have knowledge, ठीक है ना। नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन को, मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है, क्योंकि जब आप किसी को है ना, वो एक एग्जाम्पल वाली बात बता रहा हूँ कि जब आपको कोई चीज आप मन से करते हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब आप स्पोर्ट्स खेलते तो उस समय भी डे ड्रीमिंग होती है क्या? मान के चल तू बैडमिंटन खेल रही है, तो उस समय तू ये सोच रही होती कि मैं यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी, इधर उधर देख के आप क्या आप बैडमिंटन खेलते हो? नहीं खेलते ना, बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। क्यों? आप उसको लगा रहे हो, अपने दिल से लगा रहे हो, दिल से काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज को दिल से काम करते हो ना, तो वहां पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अरिजीत और शाइना, मैंने इनको इस तरीके से पढ़ने का टाइम बताया था कि 8 8 8 के लिए मैंने टाइम बांट दिए। 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मारो, 8 घंटे पढ़ाई करो। मैंने कहा इससे सिंपल रूल आपको कोई नहीं बता सकता। और इतने सिंपल रूल में आप इसके अलावा पढ़ाई, अगर आपसे इस रूल में भी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, जस्ट बिकॉज आप पूरा दिन घर पर बैठे हो,
आपको स्कूल भी नहीं जाना होता। अब शायद स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, लेकिन अगर आप इसमें भी काम नहीं कर पा रहे हो तो आपके संग ही दिक्कत है, किसी और के संग दिक्कत नहीं है। या आप 1-1.5 घंटा पढ़ के 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम है। मेरे सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट माइंड एग्जॉस्ट होता है, कभी इसके लिए कुछ बताओ। अब जरा मेरे को ये बताओ अजीत, बीइंग अगर आप 8 स्टूडेंट्स होते और आपके सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिकल, सारे थ्योरी होते, तो आप उसको कैसे मैनेज करते? जस्ट बिकॉज रीडिंग थ्योरी ऑल द टाइम विल मेक यू एग्जॉस्ट, तो हाउ विल यू कोप विद दैट? तो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो सही है शायद ना? सर तो उसके अंदर मैं थोड़ा बैलेंस ट्राई करता क्रिएट करने की, कि जो मतलब क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि सारे ही बोरिंग होंगे, जो हमको कोई तो इंटरेस्टिंग लगते होंगे काफी, तो थोड़ा इस हिसाब से बैलेंस सा क्रिएट हो सकता था कि एक दिन में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो हमको लगता है उसके साथ में जो थोड़ा ऑब्वियस अगर हम हमको लगता है सब्जेक्ट्स बोरिंग। ऑब्वियसली हम चूज कर अपना इंटरेस्ट अकॉर्डिंग करते हैं। में से होते हैं जो हमें फोर्सफुली करने पड़ते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री लेते हैं, बट हिस्ट्री उन्हें बोरिंग भी लगती है, बट एज एन एडिशनल सब्जेक्ट और एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट उनको लेनी भी पड़ती है। सो डिपेंड करता है ये पर्सन पे कि वो उस चीज को कैसे टैकल करता है। देखो ऐसा अगर मैं आप बताऊं, अगर मेरे पास सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं कभी भी एक दिन में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाऊंगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, आपके पास चाहे 5 सब्जेक्ट हो चाहे आपके पास 6 सब्जेक्ट हो, आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा पिक ना करें, ठीक है। और आपके पढ़ाई के बीच में जो गैप्स है ना उनको आप थोड़ा ज्यादा कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई मान के चलो मैं अभी 2 घंटे इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, तो 2 घंटे इंडियन इकोनॉमी के बाद 2 घंटे तक मेरा हैंगओवर रहेगा उस चीज का, कि हाँ भाई ये चीज वहां हुई थी। हम मन में रिपीट कर रहे होते हैं, ऑल्दो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में रिपीट हो रहा होता है कि मान के चलो फॉर एग्जांपल कि रूरल डेवलपमेंट में ये चीज थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये 4-5 पॉइंट्स थे, रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आप क्या करो अर्पिता, मेरे हिसाब से अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो बेस्ट पीरियड आपका यही है कि आप एक दिन में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट मत उठाओ, ठीक है। 2 घंटे पढ़ो, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लो। 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप मत उठाओ, ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू कंप्लीट 3 सब्जेक्ट इन 2 मंथ्स। मान के चलो अगर आपने जनवरी में कुछ स्टार्ट किया है तो फरवरी तक आपको क्या करना है, अपने 2 से 3 में मिनिमम 3 आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए थॉरोली, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसके सिर्फ आप पेपर सॉल्व करो, क्योंकि पेपर सॉल्व करने के लिए आपको फिर से रीड करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हैं आप उसको उस दौरान कर लो। आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखना, आप फर्स्ट वीक आप ट्राई करके देखो, आपको अगर रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो अरजीत एंड शाइना तो आप प्लीज कर सकते हो, कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप ऐसे मैनेज कर लो कि कुछ टाइम पढ़ा फिर ब्रेक, कुछ टाइम पढ़ा फिर ब्रेक, और ब्रेक थोड़े टाइम पीरियड के ज्यादा रखना, जस्ट बिकॉज मल्टीपल आप थ्योरी सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में रिपीट करते हो ना, तो वो एग्जॉस्ट करेगा ही करेगा। तो I completely agree with this point. तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमारे बहुत टाइम दे दिया अरजीत ने एकदम शॉर्ट नोटिस पे कि बस आ जाओ भाई, जहाँ छोड़ के सब छोड़ के आ जाओ। थैंक यू शाइना एंड अरजीत एंड अरमान फॉर ज्वाइनिंग अस। बस एक डाउट और था, क्या एक डाउट और था छोटा सा। क्या था? सॉरी। डाउट कि डीयू का ही पूछना था मेरे को कि डीयू में अब एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होंगे हर कोर्स में, तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेगी, और कह रहे हैं कि बोर्ड के मार्क्स की वेटेज नहीं रहेगी उतनी। अभी इसका कुछ ऑफिशियल नहीं है तो कुछ कह नहीं सकता हूँ।